चीन ने हांगकांग के लिए बनाए गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने इस कानून को सर्वसम्मति से पास कर दिया, जिसके मुताबिक हांगकांग में प्रदर्शन, तोड़फोड़ या चीन का विरोध करना कानूनी अपराध माना जाएगा। वहीं हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी इस विवादित कानून को चीन की हांगकांग पर शिकंजा कसने की चाल बता रहे हैं, क्योंकि अब तक हांगकांग के लोगों को कई तरह की आजादी दी गई थी जो चीन के लोगों के पास नहीं है। लेकिन अब उन्हें डर है कि चीन इस कानून की आड़ में उनकी ये आजादी खत्म कर देगा। यही वजह है कि इस कानून पर चर्चा शुरू होने के बाद से ही हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गुजरात में पुलिस ने 50 से ज्यादा हथियार जब्त किए। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50 से ज्यादा हथियार जब्त किए, जिनकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई। चीन के दूतावास ने 59 चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने को भेदभावपूर्ण और WTO के नियमों का उल्लंघन बताया। रेलवे ने मुंबई में आज से 350 और लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, लेकिन लोकल की ये सुविधाएं आम लोगों के लिए नहीं होंगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को ही सफर करने की इजाजत होगी। पंजाब के मोगा में एक दुकान के बाहर जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। इस धमाके में वहां मौजूद एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कुछ पायलट्स के लाइसेंस फर्जी होने की खबर के बाद यूरोपीय संघ ने 1 जुलाई से PIA को 6 महीने के लिए यूरोप में बैन कर दिया। पंजाब के लुधियाना में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच न्यूज़ 18 दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल के कोरोना वार्ड में पहुंचा। कोरोना वार्ड में पहुंची हमारी टीम ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे अस्पतालों में भर्ती होने के बाद मरीजों का इलाज हो रहा है दिल्ली में, जिसके लिए हमारी टीम दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल पहुंची, जहां सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि किसी भी अस्पताल में मरीज के भर्ती होने के बाद क्या होता है। तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि सबसे पहले मरीज की हालत देखी जाती है। दावा है कि LNJP में इसके लिए उस जगह पर डॉक्टरों की टीमें 24 घंटे तैनात रहती हैं, जहां पहले OPD लगती थी। इस रिसेप्शन एरिया के बाद जो पेशेंट है उसको यहाँ ये आपको दिखाएं असेसमेंट की जगह है, पेशेंट की असेसमेंट की, जहाँ पर उसको जांचा जाता है। कोरोना के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ बाहर उनके घर वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही, जबकि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि अस्पतालों में मरीज के रिश्तेदार नहीं जा सकते हैं। दावा है कि LNJP में भी इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गार्ड्स वो हमें अलर्ट करते हैं और पेशेंट को इमीडिएटली अंदर लेके आते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पेशेंट को हम अंदर असेसमेंट एरिया में ले लेते हैं। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद वी डिसाइड कि वेयर टू सेंड द पेशेंट। मरीजों का इलाज उनमें दिख रहे कोरोना के लक्षण के हिसाब से किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों को वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन चढ़ानी जरूरी होती है। जो भी पेशेंट जिसकी फीवर है, ब्रेथलेस है, तो ऑक्सीजन दे देते हैं। टेम्परेचर हाई है तो पैरासीटामोल दे देते हैं। और एक स्टेरॉइड का यूज करने लगे हम, डेक्सामेथासोन आपने सुना होगा, शायद वो इंजेक्शंस भी अब हम लोग देने लगे हैं पेशेंट। वहीं कोरोना मरीजों के घर वालों की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के बीच LNJP अस्पताल की तरफ से कई तरह के सुधारों का भी दावा किया गया। LNJP को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जा रहा है। हालांकि अस्पताल पर लापरवाही के भी कई आरोप लगे थे। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दिल्ली सरकार के इस अस्पताल का दौरा किया था और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में LNJP की तस्वीर बदली है। हमारी टीम जब अस्पताल के अंदर पहुंची तो वहां नए वेंटिलेटर रखे हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि सरकार ने 75 वेंटिलेटर अस्पताल के लिए खरीदे हैं। नए वेंटिलेटर आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं। बताया गया है कि पहले अस्पताल में कोरोना से पहले 64 वेंटिलेटर थे, 75 और वेंटिलेटर्स को ऑर्डर किया गया है। दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल पर यह आरोप भी लग रहे थे कि मरीजों की जानकारी उनके घर वालों को नहीं दी जा रही, पर अब LNJP में इस शिकायत को दूर करने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई। यहाँ पे पेशेंट का, किसी भी पेशेंट का स्टेटस जानना हो उसके अटेंडेंट को, तो उसका स्टेटस पता चलता है। टैब के माध्यम से यहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी होती है, ताकि अटेंडेंट अपने पेशेंट को, जो इसके पास फ़ोन नहीं है, जैसे कि कोई ICU में है, CCU में है, जो फ़ोन नहीं उठा सकता, उसको देख सके, उनसे बात कर सके। दूसरे अस्पतालों की तरह LNJP पर भी ये आरोप लग चुके हैं कि वहाँ मरीजों की भर्ती कराना मुश्किल काम साबित हो रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की दलील है कि इसके लिए सीधे कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी रखी जा रही है। बेसिक पर्पस जो हम लोग का ये है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी इसमें मतलब कोई अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है दिख जाए, कोई दिक्कत हो रही है तो हमें पता चल जाए इमीडिएटली यहाँ से मॉनिटर करते हुए। एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने पीएम से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की।
एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने प्रधानमंत्री मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की मांग की। केंद्र सरकार के अनलॉक 2 के दिशा निर्देश आने के बाद अब पंजाब में 31 जुलाई तक रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और जिम पर पाबंदी जारी रहेगी। रांची में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की शादी अतनु दास से हो गई। दीपिका को आशीर्वाद देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे। यूपी के एटा में एक अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रही 8 साल की बच्ची का बेड पर डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। भारतीय वायुसेना ने टिड्डी दल के हमले को देखते हुए दवाओं के छिड़काव के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल के लिए तैयार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी के दौरान खुलेआम फायरिंग की गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो फुटेज लेके उसको हम लोग जांच करा के विधि सम्मत कार्रवाई अविलंब करेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले में बादल परिवार का बचाव किया, जबकि 2016 के इस मामले में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर बताया कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग मामले में आरोपी बनाया गया है और दोनों का नाम चार्जशीट में भी डाला गया है। साथ ही एसआईटी के सदस्य और आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप ने बताया कि दोनों इस मामले में एसआईटी के सामने पेश भी हो चुके हैं। लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी के दावों को ही खारिज कर दिया और बताया कि अभी इस मामले में किसी नेता पर आरोप तय नहीं किए गए। Nobody is accused till such time as the case comes up to the court. At the moment, there's nobody accused. Investigation, sir, yes. कर्नाटक के बल्लारी में कोरोना से मरने वाले कुछ लोगों के शवों के साथ अमानवीय सलूक करने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पीपीई किट पहने कुछ लोग सड़क किनारे एक जगह पर पहुंचे जहां पहले से ही 2 गड्ढे खुदे हुए थे। मौके पर खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी नजर आई। इन लोगों ने एक एक कर वैन से शव निकाले और फिर उन्हें गड्ढों में फेंकते नजर आए। बताया गया कि इन लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें गड्ढों में ही फेंक दिया। 3 मिनट के इस वीडियो में 7 शव गड्ढों में फेंके गए। ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो चोरी छिपे बनाया गया। शवों को गड्ढे में फेंकने वाला एक शख्स वीडियो बनाने वाले से कुछ बोलता हुआ भी सुनाई दिया और तो और सामने एक और आदमी वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिले के कलेक्टर ने माफी मांगी और जिन लोगों के शवों के अंतिम संस्कार करने का जिम्मा सौंपा गया था उनको बदलने के निर्देश दिए। इटली के कोस्ट गार्ड ने मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी एक व्हेल को बचा लिया। बताया गया कि यह जाल वहां अवैध तरीके से डाला गया था, जिसमें यह भारी भरकम व्हेल बुरी तरह फंस गई। जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड के जवान वहां पहुंचे और उसे छुड़ाने की कोशिश शुरू की, लेकिन व्हेल जाल में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि जवानों की कोशिशें बेकार हो गईं। आखिरकार व्हेल को छुड़ाने के लिए कुछ गोताखोर पानी में उतर गए, जिन्होंने व्हेल के चारों तरफ लिपटे जाल को काटना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद व्हेल को जाल से छुड़ा लिया गया, जिसके बाद वो तैरते हुए गहरे पानी में लौट गई। हरियाणा के करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक अधिकारी को गाली देते दिखाई पड़ रहे हैं। बताया गया कि एक सरपंच की शिकायत पर बीजेपी सांसद अधिकारी से मिलने गए थे, जहां उन्होंने गुस्से में अधिकारी को गाली दे दी। हालांकि बाद में वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने माफी भी मांग ली। नुकसान हो जाए मैं जिम्मेवार हूँ। आप नहीं मानोगे सिस्टम को ठीक नहीं होने देते आप। नहीं सिस्टम को तो सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। जूनियर को मेरी बात सुनो कर रहे हैं, आप कंप्लेंट दो ना, देते क्यों नहीं, डर किस बात में? गाली किसी को मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं दी गई। जैसे हम बातचीत करते हैं फ्लो में, लैंग्वेज में, हमारे मुंह से कोई बात नहीं करते, किसी को नहीं दी। आज एक पत्रकार बंधु का फोन भी आया, कहने के सब कर्मचारी संघ वाले कह रहे हैं संजय को माफी मांगे। मुझे ये बता दें मैंने किस अधिकारी के लिए आप शब्द बोला था, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। देश में कोरोना के साथ अब कावासाकी नाम की बीमारी ने भी डराना शुरू कर दिया है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा 5 साल तक के बच्चों को होता है। महाराष्ट्र में तो ऐसे 7 मरीजों की पहचान की गई जिन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया है। इन 7 मरीजों में 5 बच्चे हैं, जिनमें एक की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी। WHO के मुताबिक कावासाकी नाम की इस बीमारी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर में सूजन, आंखें लाल होना, हाथों और पैरों की त्वचा छिलना, उल्टी और पेट में दर्द जैसी शिकायतें होने लगती हैं।
कहा जा रहा है कि कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों को इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर इलाके में एक बुजुर्ग पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया गया। बताया गया कि 1500 रुपए के लिए बुजुर्ग का एक लड़के से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बीच सड़क पर ही चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक लड़का और बुजुर्ग सड़क के किनारे बहस करते दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथ में चाकू पकड़े एक दूसरा लड़का बुजुर्ग के पास पहुंचा और देखते ही देखते उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। बुजुर्ग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक लड़का उसे घसीटते हुए सड़क के बीच ले गया, लेकिन दूसरा लड़का उस पर हमले करता रहा। वारदात के वक्त वहां कई लोग दिखे। कुछ लोग तो बदमाशों को दूर से ही रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो लोग नहीं रुके। धीरे धीरे वारदात वाली जगह पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग खड़े हुए, जबकि कुछ लोगों ने उन बदमाशों का पीछा भी किया। इसके बाद घायल बुजुर्ग को लेकर कुछ लोग अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में किसी कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद उसे एम्बुलेंस से उसके घर नहीं छोड़ा जाएगा। यूपी सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को यह निर्देश दिए कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को अपनी गाड़ी से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने घर जाना होगा और अस्पताल की तरफ से उन्हें पहले की तरह एम्बुलेंस में घर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि अगर किसी ठीक हो चुके मरीज को घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई तो किसी नए मरीज को अस्पताल लाने में देर हो सकती है। हालांकि जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी नहीं जा सकते, उनको विशेष परिस्थितियों में एम्बुलेंस दी जा सकती है। अगर किसी को आवश्यक रूप से किसी के पास निजी साधन नहीं है या फिर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो उसे लखनऊ से आदेश मिलने के बाद ही एक परमिशन ली जाएगी और उस परमिशन के आधार पर ही उन्हें उस एम्बुलेंस के इस्तेमाल करके घर छोड़ा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना की बीमारी की वजह से मौत हो गई। वो पिछले 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 2 बार उनकी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज भी हुआ। एक दवा और इंजेक्शन अमेरिका से भी भारत लाकर विशेष अनुमति से उन्हें दी गई, बावजूद इसके उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव को इसी साल 26 जनवरी को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। तो कोरोना की वजह से जानकारी मिल रही है कि इंस्पेक्टर की मौत हुई है। 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज किया गया ताकि कुछ स्थिति में सुधार हो, लेकिन कुछ सुधार ऐसा दिखा नहीं। उसके बाद एक दवा और इंजेक्शन अमेरिका से भी भारत लाकर यहाँ विशेष अनुमति से उन्हें दी गई थी, बावजूद इसके उनकी जान नहीं बचाई सकी। आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आनंद जी देखिए अर्पिता, पिछले 14 दिनों से जो मैक्स अस्पताल है उसमें वेंटिलेटर पे थे जो संजीव कुमार यादव है इंस्पेक्टर सेल में जो इंस्पेक्टर थे, और 2 बार उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, लेकिन उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और कल देर रात उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। परिवार और दिल्ली पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक तेज तर्रार और काफी बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर, कई बड़े खूंखार अपराधी को इन्होंने पकड़ा था और फिलहाल जो है ये जनकपुरी में सेल के दफ्तर में तैनात है। इसके पहले क्राइम ब्रांच में भी रह चुके हैं और होम क्वारंटाइन थे 14 दिनों पहले। उसके बाद इन्हें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जब से इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन लगातार इनका डॉक्टर इन पे निगरानी रखे थे, लेकिन इन्होंने कल दम तोड़ दिया। राजस्थान के जोधपुर में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर पर हमला बोल दिया। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई, जिसमें एक कार एक गली में घुसती नजर आई। कार रुकी भी नहीं थी, मगर बदमाशों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने चलती कार में ही उसके दरवाजे खोल दिए और कार से उतरते ही सामने वाले घर पर धावा बोल दिया। लात मार मार कर ही घर का दरवाजा तोड़ डाला गया। उन्होंने बाहर खड़ी मोटरसाइकिल गिरा दी और हंगामा करने लगे। हमला करने पहुंचे लड़कों के तेवर ऐसे दिखे मानो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर पड़ोस की महिलाएं बाहर आईं तो लड़के उन्हीं को उंगली दिखाते नजर आए। कुछ देर बाद हमलावर जाने लगे, लेकिन घर में किसी के न मिलने की खींच इतनी ज्यादा थी कि उनमें 2 वापस मुड़े और एक स्कूटी और गिरी हुई बाइक पर अपना गुस्सा उतारने लगे। इस बीच घर के अंदर से एक लड़का दरवाजे पर आ गया। उसे देखते ही सभी बदमाश घर में घुस गए, मगर बाहर निकलने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान में एक अस्पताल में हुए भीषण धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये धमाका वहां एक टैंक में गैस के लीक होने की वजह से हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त इमारत के आसपास भी लोगों की भारी भीड़ थी। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज को काफी दूर तक सुना गया, जबकि धमाके के बाद इमारत से उठती आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा गया।
धमाके के बाद वहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गईं, जबकि घायलों को निकालने के लिए पुलिस ने इमारत के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया और इसके बाद 10 से ज्यादा एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ। शाहनवाज आलम को पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह हिंसा सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। लेकिन मामले में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा हो गया। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सड़कों पर उतर आए। पुलिस को प्रदर्शन की भनक पहले से थी, इसलिए उन्हें और पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी भड़क गए। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसियों द्वारा पुलिस के साथ जमकर झड़प की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में अजय कुमार लल्लू सड़क पर नीचे गिर गए। ये देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। हंगामे के बीच एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों से काला झंडा खींचते हुए भी नजर आए। पुलिस ने किसी भी कार्यकर्ता को मार्च नहीं निकालने दिया। अजय कुमार लल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया। ये सरकार डरी हुई है, आवाज दबाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख रही है फर्जी तरीके से। इससे पहले कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें देर रात जिस थाने में ले गई, वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अजय कुमार लल्लू भी शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। एक तस्वीर में पुलिस के जवान एक कार्यकर्ता पर लाठियां बरसाते हुए भी नजर आए। यही नहीं, पुलिस थाने में मौजूद प्रदर्शनकारियों को भी बाहर कर दिया गया। लाठीचार्ज के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दूसरे नेताओं के साथ थाने के अंदर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। जिसको चाहेंगे उसको मुलजिम बना देंगे, यही लोकतंत्र है। इस मामले में प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्विटर पर एक वीडियो डाला गया, जिसमें पुलिस कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम को गिरफ्तार करके ले जाती हुई दिखी। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर भी हमला बोला, जिस पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से पलटवार किया गया। अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी होता है और जिसने भी अपराध किया है और जांच प्रक्रिया पूरी हुई है तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि एक पेड़ से टक्कर के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगते ही कार हवा में उछली और पीछे बनी एक दीवार में अटक गई। टक्कर लगते ही वहां धूल का गुब्बार छा गया। इसी बीच वहां आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, जबकि सड़क से गुजर रही एक दूसरी कार भी वहां रुकी और हादसे में घायल हुए लोगों की मदद में जुट गई। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन पेड़ और दीवार में कार के फंसे होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि कार में सवार लोगों की हालत गंभीर बताई गई। अनलॉक 2 की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को छठी बार संबोधित किया। अपने इस संदेश में उन्होंने कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया, जिसका सीधा फायदा देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को मिलेगा। सरकार की इस योजना के तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही 1 किलो चने देने का ऐलान भी केंद्र सरकार की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यही नहीं, अनलॉक 1 में बढ़ रही लापरवाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करने की फिर अपील की।
स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने संबोधन में चीन के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलने पर तंज कसा, साथ ही केंद्र सरकार के लॉकडाउन लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया। यही नहीं, ओवैसी ने पीएम के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने आने वाले कई त्योहारों का जिक्र किया। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाने का ऐलान किया। ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। ये भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना योजना के लॉकडाउन ने कई काम करने वालों का खाना छीन लिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपने कई त्योहारों का नाम लिया लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए, फिर भी आपको पहले ही ईद मुबारक। यही नहीं, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी के संबोधन पर निशाना साधा और लिखा, साउथ इंडिया वो कहाँ है? बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदू ही मायने रखता है, यानी उत्तर भारत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है, जिस पर आज नेपाल कैबिनेट ने एक आपात बैठक बुलाई है। खबर है कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ही उनके इस्तीफे की मांग की गई। खबर ये भी है कि पीएम ओली ने चीन के राजदूत से इस पर चर्चा भी की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि चीन भी उनकी मदद करने में नाकाम रहा है। तो आज नेपाल कैबिनेट की ये आपात बैठक बुलाई गई है और उनके खिलाफ इस्तीफे का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भी सामने आई खबर कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनके इस्तीफे की मांग की गई है। खबर ये भी कि ओली ने चीन के राजदूत से इस पर चर्चा भी की, लेकिन ये भी सूत्रों का दावा कि चीन भी उनकी मदद करने में नाकाम रहा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, आज ये जो बैठक बुलाई गई है, क्या इसमें तस्वीर साफ हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, ये बैठक कैबिनेट की बुलाई है। केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और स्टैंडिंग कमेटी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है, जिसमें केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग प्रचंड और बाकी दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने की है। तो इस्तीफे का दबाव है और इसलिए अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट सहयोगियों की बैठक बुलाई। और सबसे खास बात यह है कि पहले उन्होंने उन कैबिनेट के सदस्यों को बुलाया जो ओली के समर्थक है, बाद में दूसरे गुट के लोगों को बुलाया है। तो कोशिश ये है केपी शर्मा ओली की कि इस्तीफे को किसी तरह से टाला जाए, किसी तरह से उसको लंबा खींचा जाए। कल देर रात जो हमें जानकारी मिली है नेपाल से, चीनी राजदूत से भी उनकी चर्चा हुई और चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे माहौल में जब इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प देखता है तो नेपाल का जो राजनीतिक संकट है वो गहराता जा रहा है। और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी आज होने वाली है, तो देखना होगा कि आज क्या कोई नेपाल के राजनीतिक तस्वीर कोई साफ हो पाती है कि नहीं, क्योंकि लगातार केपी शर्मा ओली जिस तरह से भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उस बयान का विरोध किया, और न सिर्फ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी केपी शर्मा ओली का भारत विरोधी बयान का विरोध किया। और ऐसे में कैबिनेट की आपात बैठक देखना होगा कि क्या फैसला लेते हैं केपी शर्मा ओली, क्या इस्तीफा देते हैं या अभी और टालने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोंडा पोचम्मा सागर को मलन्ना सागर से जोड़ने वाली जिस नहर का 1 महीने पहले राज्य के सीएम ने उद्घाटन किया था, उसकी दीवार टूट गई। नहर की दीवार टूटने से आसपास के कई गांवों में सैलाब आ गया। इस घटना के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई, क्योंकि इस बात को अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता था और इस 1 महीने में ही नहर की दीवार टूट गई, जिससे आसपास के कई गांवों में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। एक तस्वीर में कुछ लोग मकान में रखा सामान बचाने के लिए उसका दरवाजा पकड़कर खड़े दिखे। इसी तरह एक दूसरी तस्वीर में कई मकान सैलाब से घिरे नजर आए। दीवार टूटने की वजह से नहर का पानी इन गांवों में घुस आया। इस घटना के बाद तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और मामले की कालेश्वरम सिंचाई परियोजना मामले को जोड़ दिया। तेलंगाना सरकार कहती है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया की उन सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है जिसके तहत गोदावरी नदी का पानी समुद्र तल से 100 मीटर लिफ्ट कर कोंडा पोचम्मा सागर में सिंचाई के लिए पहुंचाया जा रहा है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के सीएम ने इसी साल 26 मई को किया था और इसके लिए कोंडा पोचम्मा सागर से मलन्ना सागर तक
एक नहर बनाई गई थी जिसकी एक दीवार 1 महीने में ही टूट गई। इस घटना के बाद अब कांग्रेस इस परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जिस पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। मानव अधिकारों के उल्लंघन में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेराबंदी हो रही है। वीगर मुसलमानों के मामले में 29 देशों ने चीन में जांच टीम के दौरे की अपील की है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कुल 29 देशों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मामला उठाया। चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार का उल्लंघन आम बात है और लंबे समय से ये विवाद का विषय बना हुआ है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी नीरज, अब ये 29 देश और इस 29 देशों के माध्यम से घेराबंदी चीन की। देखिए, बिल्कुल कोरोना के मसले पर तो चीन पहले से ही घिरा हुआ है, लेकिन उइघर मुसलमानों पे जो मानवाधिकार उल्लंघन का अत्याचार चीन में होता है, उसके खिलाफ 29 देशों ने मानवाधिकार परिषद में एक बयान जारी करके कहा है कि चीन से आह्वान किया है कि वहां दौरे की इजाजत दे ताकि मानवाधिकार परिषद की टीम वहां दौरा करे और जो वास्तविक हकीकत है, जो जमीन पे हकीकत है उइघर मुसलमानों की, उसकी जांच करे। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया था और चीन से आह्वान किया था कि वो वहां उइघर मुसलमानों पर अत्याचार कम करे और एक ऐसी जांच टीम को जाने की इजाजत दे ताकि हकीकत का अंदाजा पूरी दुनिया को लगे। तो एक तरफ तो कोरोना के मसले पर चीन घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार उल्लंघन का मसला भी अब चीन के खिलाफ उठने लगा है दुनिया के स्तर पे। जी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केरथू गांव के लोगों ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर पथराव किया। बताया गया कि केरथू गांव में 17 जगहों पर राजस्व विभाग की टीमें चकबंदी का काम करने पहुंची थी, जिन पर गांव वालों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गलत तरीके से खेतों की चकबंदी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया, जिसके बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल हालात संभालने के लिए पहुंची। लेकिन गांव वालों का गुस्सा इससे और भड़क गया और उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी के साथ पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे लोगों को लाठी लेकर दौड़ा दिया। इस बीच खेत से आ रही कुछ महिलाओं पर भी पुलिस वालों ने लाठियां बरसा दी। इस दौरान गांव में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे वहां तनाव के हालात बन गए। भारत से जारी तनाव के बीच चीन की सेना ने पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूती में सैन्य अभ्यास किया। अदन की खाड़ी के किनारे मौजूद इस देश में चीन का एक बड़ा फौजी अड्डा है, जहां उसके सैनिक अभ्यास करते नजर आए। वीडियो में ये सैनिक खास तरह की ड्रेस पहनकर जंग लड़ने की तैयारियां करते दिखे। इस दौरान उन्होंने पानी के रास्ते दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का भी अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान कई जवान एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ दूसरे जवान रेत की बोरियों के पीछे छिपकर दुश्मन को निशाना बनाने का अभ्यास करते दिखे। इन सैनिकों ने अपने घायल साथियों को जंग के मैदान से बचाकर लाने और उनका इलाज करने का भी अभ्यास किया। आंध्र के नेल्लूर में एक अधिकारी को मास्क के लिए टोकने वाली एक कर्मचारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 27 जून को नेल्लूर में राज्य के पर्यटन विभाग के तहत आने वाले एक होटल में हुई थी, जिसका एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। 27 जून को ही इस घटना के सीसीटीवी वीडियो में पर्यटन विभाग के एक होटल के डिप्टी मैनेजर को एक कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए देखा गया। इससे पहले आरोपी कर्मचारी की तरफ एक हाथ से इशारा करते हुए उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंच गया। दोनों के बीच बहस हुई और इसी बहस के बीच होटल के डिप्टी मैनेजर ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके सिर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसने साथ में टेबल पर रखे लकड़ी के एक टुकड़े से उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने तब तक महिला को पीटा जब तक कोई उसे बचाने वहां नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया कि जिस कर्मचारी के साथ मारपीट हुई वो दिव्यांग है। इस घटना के 3 दिन बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए चिंता जताई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एलएसी पर तनाव